Hello students, we are doing chapter 19, that is excretory products and their elimination, and in this chapter in our first lecture we studied about what are the various modes of excretion. Students, वहाँ पे हमने study किया कि there are three modes of excretion: ammonotelism, ureotelism and uricotelism. We also studied about the structure of kidneys and the structure of nephrons. Nephrons जो हैं they are the structural and functional unit of kidneys. And kidneys जो है students, these are the excretory organs. They help us to remove the excretory products from our body. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन एंड इन दिस फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ द यूरिन इज फॉर्म्ड बाय द किडनीज. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ये स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट किडनीज जो हैं या नेफ्रॉन्स जो हैं दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज. सो थोड़ा सा हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को अगर रिकॉल करते हैं तो नेफ्रॉन के हमने पढ़ा था कि दो पार्ट्स हैं, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट क्या है, दैट इज द रीनल ट्यूब्यूल. ग्लोमेरुलस हमें पता है, ग्लोमेरुलस एक नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का. तो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड सप्लाई आ रही है, या हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन्स जो है उनको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिल रही है, थ्रू एफरेंट आर्टीरियोल. एफरेंट आर्टीरियोल, और ये एक नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का. दिस इज नोन एज व्हाट, ग्लोमेरुलस. इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. और एग्जिट जो हो रहा है ब्लड का फ्रॉम दिस ग्लोमेरुलस, दैट इज टेकिंग प्लेस थ्रू एफरेंट आर्टीरियोल. और ये मैंने तुम्हें स्टूडेंट स्टार्टिंग में बताया था कि जो एफरेंट आर्टीरियोल है जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई नेफ्रॉन के पास आती है या ग्लोमेरुलस के पास आ रही है, दैट इज वाइड. और जो इफरेंट आर्टीरियोल है जहाँ से ब्लड एग्जिट हो रहा है, दैट इज नैरो. जिसके कारण जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर ब्लड हमेशा एक प्रेशर में होता है. ब्लड इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर, जिसके कारण ब्लड की क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी. सो ये हमारा पहला पार्ट था नेफ्रॉन का, दैट इज द ग्लोमेरुलस. और दूसरा पार्ट क्या था स्टूडेंट्स, रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल में एक कप शेप स्ट्रक्चर है सबसे पहले प्रेजेंट, जिसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं. बोमेन कैप्सूल के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, पीसीटी है. पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनली है. लूप ऑफ हेनली की हम देख रहे हैं एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, डीसीटी. और डीसीटी के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट्स. और स्टूडेंट्स, ये जो ब्लड सप्लाई है जो कि नेफ्रॉन्स को वॉस्कुलराइज कर रही है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफरेंट ब्लड लेके आता है, इफरेंट से एग्जिट हो रहा है ब्लड का. और ये इफरेंट जो आर्टीरियोल है उसने एक नेटवर्क बनाया है ब्लड कैपिलरीज का, जिनको हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं. और ये जो नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, ये लूप ऑफ हेनली के पास, ठीक है, ये जो लूप ऑफ हेनली है यहाँ पे ये पैरेलल इसने लिम्ब्स बनाई हैं. और इन पैरेलल लिम्ब्स को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, वॉसा रेक्टा. दिस इज नोन एज व्हाट, वॉसा रेक्टा. तो स्टूडेंट्स, वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट हाउ द यूरिन इज फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन का एक पार्ट ग्लोमेरुलस है, दूसरा पार्ट क्या है, रीनल ट्यूब्यूल. नाउ स्टूडेंट्स, जो यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन में तीन प्रोसेसेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट, दे आर टेकिंग प्लेस. फर्स्ट स्टेप इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. दूसरा स्टेप क्या है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. और तीसरा स्टेप क्या है स्टूडेंट, ट्यूबुलर सिक्रीशन. सो ये तीन स्टेप्स जो हैं, दीज आर टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. सो पहला स्टेप है स्टूडेंट्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है दैट इज टेकिंग प्लेस थ्रू ग्लोमेरुलस. वी ऑल नो कि एफरेंट ये जो आर्टीरियोल है इसके थ्रू ब्लड सप्लाई एंटर कर रही है इनटू ग्लोमेरुलस, और इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड जो है वो एग्जिट हो रहा है. और हम देखते हैं कि इफरेंट आर्टीरियोल काफ़ी नैरो है. इवन जो ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज हैं वो भी एफरेंट से नैरो हैं, जिसके कारण ग्लोमेरुलस में द ब्लड इज ऑलवेज अंडर प्रेशर. सो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर,
तो हमने देखा कि ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड जो है दैट इज अंडर प्रेशर. वाई द ब्लड इज अंडर प्रेशर? बिकॉज जो ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज हैं दे आर नैरोअर देन द एफरेंट आर्टीरियोल. Therefore, जो ब्लड प्रेजेंट है इन दी ग्लोमेरुलस दैट इज अंडर प्रेशर एंड दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर. और ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? ब्लड की फिल्ट्रेशन करेगा. तो ब्लड की फिल्ट्रेशन जो है अल्टीमेटली स्टूडेंट्स वो 3 लेयर से होगी, बिकॉज ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट है और ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी से उस ब्लड ने प्यूरिफाई होके जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे जाना है? इनटू द ल्यूमेन पार्ट ऑफ द बोमेन कैप्सूल जाना है. तो उसको 3 मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ेगा. तो वो 3 मेम्ब्रेन्स जिसको क्रॉस करके फिल्ट्रेट एंटर करता है इनटू द ल्यूमेन पार्ट, वो कौन कौन सी हैं? सो या हम कह सकते हैं कि किन 3 लेयर्स के थ्रू ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही है. तो पहली लेयर है एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स. तो पहली तो लेयर कौन सी हो गई? ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम. दूसरी चीज क्या है? एपिथीलियम ऑफ द बोमेन कैप्सूल. फिर ये जो बोमेन कैप्सूल है इसकी भी ये इनर मोस्ट एक लेयर होती है, उसको भी नेचुरली क्रॉस करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल एंटर इनटू द ल्यूमेन. तो सेकेंड लेयर कौन सी है? एपिथीलियम ऑफ द बोमेन कैप्सूल. और तीसरी क्या है? इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. सो द थर्ड लेयर इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. So the blood which is present under pressure that will be filtered out through this pressure, and it will have to cross these 3 layers, then only it will enter into the lumen part. Now next, नाउ स्टूडेंट्स जो एपिथेलियल सेल्स हैं बोमेन कैप्सूल की, उनमें भी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. इवन वी ऑल नो कि ये जो ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज हैं इनके अंदर भी स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट, जिनको हम सिंपल वर्ड में पोर्स कहते हैं. और जो हमारी बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल की एपिथेलियल सेल्स में भी पोर्स प्रेजेंट हैं. दीज पोर्स दे आर नोन एज फिल्ट्रेशन स्लिट्स. तो ये जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं इन बोथ दी लेयर्स, द एंडोथीलियम एंड द एपिथीलियम, ये ब्लड की फिल्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं. सो एपिथेलियल सेल्स की जो पोडोसाइट्स हैं ऑफ द बोमेन कैप्सूल, ये बड़े ही इंट्रिकेट मैनर में प्रेजेंट है और इनके बीच में छोटे छोटे से स्पेसेस रह जाती हैं और इन स्पेसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स. नाउ स्टूडेंट्स देखो, ब्लड जो है वो एफरेंट से आया, एंटर किया इनटू दी ग्लोमेरुलस और एफरेंट से उसका एग्जिट हो रहा है. और ये जो ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज हैं दे आर नैरोअर देन द एफरेंट. नेचुरली जो ब्लड प्रेशर है इन दी ब्लड विच इज प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलस दैट इज अंडर प्रेशर. तो कितना प्रेशर होता है स्टूडेंट्स? जो नेट प्रेशर होता है ब्लड का विद इन द ग्लोमेरुलस दैट इज 70 mm ऑफ मर्करी. कई बुक्स में 75 भी लिखी है वैल्यू स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि इसकी वैल्यू है 70 mm ऑफ मर्करी. मतलब 70 mm ऑफ मर्करी इज द नेट प्रेशर. एक तरीके से हम कह सकते हैं दिस इज द प्रेशर जिसके थ्रू ब्लड की क्या होनी है? फिल्ट्रेशन होनी है. बट स्टूडेंट्स जो ब्लड प्रेजेंट है विद इन द ग्लोमेरुलस उसके अंदर कई प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. देयर आर सर्टेन प्लाज्मा प्रोटीन्स. तो ये इन प्लाज्मा प्रोटीन्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ब्लड को फिल्टर होने नहीं दे रहा. सो जो ब्लड प्रेजेंट है इन द ग्लोमेरुलस दैट इज नेचुरली अंडर प्रेशर, बट जो ब्लड के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, कोलॉइडल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ये कोलॉइडल प्रोटीन्स की एक पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है जो कि ब्लड की फिल्ट्रेशन में एक हिंड्रेंस दे रही है. और ये वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 30 mm ऑफ मर्करी. उसके बाद स्टूडेंट्स एक और हिंड्रेंस है. एक और हिंड्रेंस क्या है? जो ब्लड है वो फिल्टर होके एंटर कर रहा है इनटू द ल्यूमेन पार्ट. नेचुरली इस ल्यूमेन पार्ट में फिल्ट्रेट प्रेजेंट है. तो ये जो फिल्ट्रेट लोअर पार्ट में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ये भी ब्लड की फिल्ट्रेशन में एक हिंड्रेंस है. सो पहली चीज है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो कि ब्लड को फिल्टर आउट होने में एक जो है रोक लगा रही है. दूसरी चीज क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड विच इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ट्यूब्यूल.
तो स्टूडेंट्स नेट प्रेशर जो है जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होनी है वो 70 है, बट जो हिंड्रेंसेस है एक वैल्यू है 30 और दूसरी वैल्यू है 20। तो अगर नेट प्रेशर देखा जाए कि किस नेट प्रेशर के साथ फिल्ट्रेशन हो रही है ब्लड की विद इन दी ग्लोमेरुलस, दैट इज इक्वल टू 20 mm ऑफ मर्करी। सो दिस इज द नेट प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसके थ्रू ब्लड जो है वो फिल्टर होगा और फिल्ट्रेट जो है दैट विल एंटर इनटू द ल्यूमेन पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स देखो, ये देखो स्ट्रक्चर कितनी क्लियर देखो दिखाई गई है। देखो एफरेंट आर्टीरियोल कैसे वाइड है, एफरेंट नैरो है, ब्लड प्रेशर के अंदर जो है वो फिल्टर्ड आउट हो रहा है। ये नेट प्रेशर की वैल्यू तुम्हें बताई कि दिस इज 70 mm ऑफ मर्करी। बट हम देख रहे हैं कि ये जो ब्लड प्रेजेंट है इन दी ग्लोमेरुलस, इसके अंदर कई प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ये प्रोटीन्स ब्लड को फिल्टर्ड आउट नहीं होने देते, ये एक बैकवर्ड प्रेशर लगाते हैं। सिमिलरली जो फिल्ट्रेट नीचे की तरफ कलेक्ट हो रहा है नेचुरली स्टूडेंट्स, वो भी एक रिवर्स प्रेशर इसके ऊपर डालेगा ताकि फिल्ट्रेशन ना हो। तो जो नेट प्रेशर है जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होगी दैट विल बी नेचुरली इक्वल टू 70 माइनस 30 माइनस 20। तो वो हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 20 mm ऑफ मर्करी। सो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स, ऑल सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स को छोड़ के और सेल्स को छोड़ के, कि ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन्स हैं, ग्लोब्युलिन्स हैं, उनको छोड़ के और ब्लड सेल्स को छोड़ के बाकी सारी की सारी चीज़ जो है स्टूडेंट वो नीचे फिल्टर्ड आउट हो जाएगी एंड इट विल कम इनटू दी ल्यूमेन पार्ट। कौन सी चीज़ें ऊपर रह जाएंगी? प्रोटीन पार्ट रह जाएगा ऊपर, और हमारा जो सेल्स हैं ब्लड की दे विल बी रिमेन्ड इन दी ग्लोमेरुलस। सो स्टूडेंट्स अबाउट 1100 to 1200 ml जो ब्लड है उसकी फिल्ट्रेशन हो रही है बाई किडनीज इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में किडनीज जो है स्टूडेंट्स 1100 से लेके 1200 ml ऑफ ब्लड को फिल्टर्ड आउट करती हैं एंड इट कंस्टिट्यूट 1/5 ऑफ द ब्लड विच इज pumped by each ventricle of the heart in 1 minute। और हमारा हमने देखा था ब्लड जो है वो लगभग जो है 6500 या 600 ml ऑफ ब्लड जो है वो पंप आउट कर रहा है। तो ये वैल्यू जो है दैट इज जस्ट 1/5 ऑफ द ब्लड विच इज पम्प्ड बाय आवर हार्ट इन 1 मिनट। नाउ स्टूडेंट्स द अमाउंट ऑफ जो ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हो रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर कितना ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हो रहा है इन द ल्यूमेन पार्ट, दैट इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और नॉर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना है? 125 ml पर मिनट, दैट इज 180 लीटर्स पर डे। इसका मतलब 1 मिनट के अंदर 125 ml ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हो रहा है और एक दिन में 180 लीटर ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट जो है दैट इज फॉर्म्ड। नाउ स्टूडेंट्स 180 लीटर्स जो है ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड हो रहा है डेली, बट 99% जो है इसका, अब इतना यूरिन तो पास आउट होता नहीं है। यूरिन कितना नॉर्मली पास आउट हो रहा है? 1 या 1.5 लीटर, ठीक है। 180 लीटर्स ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हुआ, बट जो यूरिन पास आउट हो रहा है वो 1 to 1.5 लीटर्स है। इसका मतलब इसका इस टोटल ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट का 99% पार्ट तो क्या हो जाएगा? दोबारा एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएगा बाय द रीनल ट्यूब्यूल। सो नॉर्मल जो वॉल्यूम होगा यूरिन का विच विल बी रिलीज्ड आउट फ्रॉम अवर बॉडी दैट इज 1.5 लीटर्स। तो होगा क्या स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट स्टेप आ गया। पहली स्टेप हो गया ग्लोमेरुला फिल्ट्रेशन हो चुका है, ब्लड फिल्टर्ड आउट हो चुका है, ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट इट हैज एंटर्ड इनटू व्हाट? इनटू द रीनल ट्यूब्यूल, वो ल्यूमेन पार्ट में आ चुका है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि अब इसमें से कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पानी है, कई आयंस प्रेजेंट हैं, कई न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दोबारा एब्जॉर्ब्ड होंगे। सो अब नेक्स्ट स्टेप आ गया, सेकंड स्टेप आ गया, दैट इज़ दी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। So from the filtrate, glucose, amino acid, sodium ions, they will be reabsorbed actively. Nitrogenous waste जो है वो भी absorbed होंगे passively. Passive absorption पानी का भी होगा by the initial segments of the nephrons.
सो हम थोड़ा सा देखो स्ट्रक्चर की हेल्प से इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखो अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो आ गया इनटू द रीनल ट्यूब्यूल पार्ट। और रीनल ट्यूब्यूल के कितने पार्ट्स अभी मैंने बताए थे, पहला पार्ट पीसीटी है, दूसरा पार्ट ये लूप ऑफ हेनली है, तीसरा पार्ट डीसीटी है और उसके बाद है हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स। तो अब जो स्टूडेंट्स ये चारों के चारों पार्ट्स हैं, ये चारों के चारों पार्ट्स ट्यूबुलर जो रीअब्जॉर्प्शन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे कि हम डायग्राम से देख रहे हैं कि ये जो पीसीटी वाला पार्ट है, पीसीटी वाले पार्ट में कई न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रीअब्जॉर्ब्ड होंगे, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन्स है, सोडियम क्लोराइड है। हम ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो रही हैं, रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। जब कोई पॉजिटिव चार्ज जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि सोडियम आयन्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, पोटेशियम आयन्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो नेचुरली जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स हैं जैसे क्लोराइड आयन्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पैसिवली एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो पीसीटी वाला पार्ट है यहाँ पे हम देख रहे हैं, हाँ ये बाइकार्बोनेट आयंस भी हम देख रहे हैं कि बाइकार्बोनेट आयंस की भी क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। सो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली हुआ क्या कि हमने देखा कि जो पीसीटी वाला पार्ट है उसमें से कई जो सल्यूट्स हैं, सल्यूट्स की क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। तो नेचुरली जब स्टूडेंट्स सल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो बाहर वाले पार्ट पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो नेचुरली पानी भी क्या होगा, रीअब्जॉर्ब्ड होगा। सो अल्टीमेटली वाटर इट विल ऑल्सो बी absorbed by the PCT पार्ट, और ये पानी कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा। सो इस तरीके से देखो पीसीटी वाला पार्ट जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमने देखा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में। नेक्स्ट अब फिल्ट्रेट देखो स्टूडेंट्स कहाँ पे आ रहा है, लोअर पार्ट में आ रहा है, दैट इज कमिंग इनटू द लूप ऑफ हेनली पार्ट। अगर हम लूप ऑफ हेनली को बड़े ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो लूप ऑफ हेनली में एक डिसेंडिंग लिम्ब है देखो, और एक असेंडिंग लिम्ब है। अब देखो स्टूडेंट्स जो डिसेंडिंग लिम्ब है इट इज इम्परमिएबल टू आयंस। इट इज इम्परमिएबल टू आयंस का मतलब है कि ये आयंस की एब्जॉर्प्शन में, सॉलिड की एब्जॉर्प्शन में कोई रोल जो है वो प्ले नहीं करती। मेन ये क्या कर रही है, पानी की रीअब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, डिसेंडिंग लिम्ब का। इसका मतलब जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनली से, वहां से कोई सल्यूट जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, वहां से सिर्फ पानी जो है, वाटर जो है, दैट विल बी रीअब्जॉर्ब्ड। तो जब पानी रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो नेचुरली ये जो फिल्ट्रेट है इट विल बिकम व्हाट, ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर सल्यूट का कंसंट्रेशन अब ज्यादा हो गया है, पानी क्या हो चुका है, रीअब्जॉर्ब हो गया है। अब ये फिल्ट्रेट हम देख रहे हैं स्टूडेंट डायग्राम में कि ये एंटर कर रहा है इनटू द असेंडिंग लिम्ब। अब असेंडिंग लिम्ब से स्टूडेंट्स पानी की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी। मेन एब्जॉर्प्शन किसकी होगी, सोडियम आयंस की, क्लोराइड आयंस की और पोटेशियम आयंस की। सो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स दे विल बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली। तो नेचुरली अगर देखा जाए, जैसे हमने पीसीटी पार्ट में देखा कि पीसीटी पार्ट भी सोल्यूट को रीअब्जॉर्ब कर रही थी, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो असेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनली का वो सल्यूट को रीअब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब सल्यूट रीअब्जॉर्ब होगा तो नेचुरली पानी भी उसको फॉलो करेगा। तो ये पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो पानी की रीअब्जॉर्प्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ से सारे के सारे सल्यूट एब्जॉर्ब हो गए, तो यहाँ पे जो हमारा फिल्ट्रेट है वो दोबारा क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। अब फिल्ट्रेट जो है स्टूडेंट्स कहाँ एंटर कर रहा है, इनटू द डीसीटी पार्ट, दैट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में स्टूडेंट्स हम डायग्राम में देख रहे हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड आयंस हैं, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, ठीक है ना, वाटर जो है वो इसकी क्या हो रही है, रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो डीसीटी वाला पार्ट है ये हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में भी स्टडी किया। दिस पार्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू हार्मोन्स, एक ADH एंटी डायोरेटिक हार्मोन और एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, ADH जो हार्मोन है स्टूडेंट्स एंटी डायोरेटिक हार्मोन है, ये पानी की रीअब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
कि जब ब्लड का जो प्रेशर है, जब लेवल जो है प्लाज्मा वाटर का फॉल हो जाता है, तो उस टाइम ये हार्मोन बनता है और ये हार्मोन डीसीटी को स्टिमुलेट करता है कि वो पानी की क्या करे, रीअब्सॉर्प्शन करे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन बनाता है और वो सोडियम आयंस की रीअब्सॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो डीसीटी है स्टूडेंट्स, एक्चुअली इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ 2 हार्मोन्स, और ये जो 2 हार्मोन्स हैं, एडीएच हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये अल्टीमेटली आयंस और पानी की क्या करवाते हैं, रीअब्सॉर्प्शन करवाते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट, जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उनका जो डीसीटी है वो अल्टीमेटली कहाँ पे ओपन कर रहा है, दैट इज अल्टीमेटली ओपनिंग इनटू दी कलेक्टिंग डक्ट्स। वो कलेक्टिंग डक्ट्स में ओपन हो रहा है, और कलेक्टिंग डक्ट्स में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे भी कुछ आयंस, बट मेनली यहाँ पे पानी की क्या हो रही है, रीअब्सॉर्प्शन होती है। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि 180 लीटर, हमने देखा कि 180 लीटर ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट बनता है, बट जो यूरिन पास आउट हो रहा है दैट इज ओनली 1.5 लीटर्स। तो हमने देखा कि इसमें से कितना फिल्ट्रेट जो है वो क्या हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है। हम कह सकते हैं कि 178 ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट जो है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो रहा है, पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, आयंस रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें कैसे रीअब्जॉर्ब हुई हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। और इसमें हमारा जो रीनल ट्यूब्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो स्टूडेंट्स देखो, रीअब्जॉर्प्शन में पीसीटी रीअब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, और पानी रीअब्जॉर्ब हो गया। और ये कैसे रीअब्जॉर्ब हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारा जो पीसीटी वाला पार्ट है उसकी मैंने बताई थी कि जो इनर वाली लाइनिंग है उसमें ऐसे छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो पीसीटी का इनर जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेट जो है वो क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। सो लूप ऑफ हेनली में भी हमने देखा कि ये भी हाई ऑस्मोलैरिटी जो है वो मेंटेन करके रखता है। डिसेंडिंग लिम्ब हमने देखा कि वो परमिएबल था टू वाटर, यहाँ से पानी की क्या हुई, रीअब्जॉर्प्शन हुई, इसने फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट किया। असेंडिंग लिम्ब में हमने स्टडी किया, असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है पानी की, क्यों, क्योंकि ये इम्परमिएबल टू वाटर है, बट यहाँ से ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो फिल्ट्रेट दोबारा क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। और अल्टीमेटली फिर फिल्ट्रेट डीसीटी में एंटर कर रहा है। डीसीटी में हमने देखा सोडियम और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हुई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 हार्मोन्स, आई हैव टोल्ड यू, एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन। कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं, जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उनकी डीसीटी कहाँ पे ओपन हो रही हैं, इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो एक्सटेंड करता है कॉर्टेक्स से लेके टू द इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला। ये भी पानी की रीअब्सॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इस तरीके से हमारे यूरिन को कंसंट्रेट करता है। इट ऑल्सो अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया। ये यूरिया की एक्सक्रीजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। स्टूडेंट्स, यूरिया की जो फॉर्मेशन है वो हो रही है लीवर में। लीवर से वो यूरिया जो है दैट इज पास्ड इनटू द ब्लड, और फिर ब्लड से उसकी फिल्ट्रेशन होगी, या हम कहेंगे कि ब्लड से फिर इस यूरिया की रिमूवल होगी इनटू द यूरिन, और इस तरीके से इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट। सो ये था स्टूडेंट सेकेंड स्टेप, दैट इज द ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। अब जो थर्ड स्टेप है स्टूडेंट, दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। कई बार हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि कभी हम कोई कलर्ड मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं तो हमारे यूरिन से हमारा जो यूरिन है दैट ऑल्सो बिकम कलर्ड, या हमारे यूरिन से कई जो स्मेल जो है वो मेडिसिन की आती है, तो दैट इज ड्यू टू दी ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कोई पिगमेंट अगर प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर अगर कोई ड्रग प्रेजेंट है स्टूडेंट, दैट विल बी सिक्रीटेड आउट इनटू द फिल्ट्रेट। ओके स्टूडेंट, दिस इज नोन एज वाटर ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो क्रिएटिनिन हो गया, हिपुरिक एसिड हो गया, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है हमारे ब्लड के अंदर, कोई पिगमेंट प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, कोई ड्रग है, ठीक है, सो दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट इनटू द ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज ट्यूबुलर secretion. So cells of PCT and DCT, they maintain ionic sodium potassium balance and acid base balance, pH of the body fluids by
selective secretion of sodium ion, potassium ion and the ammonium ion into the filtrate and the absorption of bicarbonate ions from it. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन आयंस की और अमोनियम आयंस की फ्रॉम आवर ब्लड इन दी पीसीटी पार्ट एंड इन दी डीसीटी पार्ट, ये हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखता है. हमारे ब्लड की जो पीएच वैल्यू है दैट इज 6 to 8. तो ये जो पीएच वैल्यू है हमारी ब्लड की दैट इज एक्चुअली मेंटेन्ड ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ सोडियम आयन, potassium ion, ammonium ion into the filtrate and the absorption of bicarbonate ions from it. Collecting ducts जो है students, they also maintain pH and ionic balance of the blood by the secretion of the hydrogen and the potassium ions. सो इस तरीके से हमारे ब्लड की एक नॉर्मल पीएच वैल्यू को मेंटेन करने में भी हम देख रहे हैं कि हमारे किडनीज जो हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड स्टूडेंट्स जो सिक्रीशन है, ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है, इसके थ्रू यूरिया जो प्रेजेंट है ब्लड के अंदर दैट इज़ ऑल्सो सिक्रीटेड आउट इनटू दी फिल्ट्रेट. ये भी फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट आउट होगा. स्पेशली जो हमारा असेंडिंग लिम्फ है लूप ऑफ एनली, जहाँ से मोस्टली हमने देखा कि पानी की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है, आयंस की हो रही है, उस पार्ट से स्टूडेंट्स जो यूरिया है दैट इज़ ऑल्सो सिक्रीटेड आउट. सो स्टूडेंट्स दिस वाज एक्चुअली द होल स्टेप्स. ये सारा का सारे स्टेप्स थे यूरिन फॉर्मेशन के. तो हमने यूरिन फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो पहला पार्ट था फिल्ट्रेशन. हमने देखा कि ब्लड फिल्टर्ड आउट हुआ और ये फिल्ट्रेट कहाँ पे आया, इनटू दी रीनल ट्यूब्यूल पार्ट आया. ठीक है. अब ये जो फिल्ट्रेट फॉर्म्ड है इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 180 लीटर्स है. इसमें कई यूज़फुल चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट हैं. पानी प्रेजेंट है, कई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, कई इंपॉर्टेंट आयंस प्रेजेंट हैं. ये सारी की सारी चीज़ें अब जो हैं वो रीअब्जॉर्ब्ड होंगी. तो ये हमारा सेकेंड स्टेप था दैट इज़ दी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था स्टूडेंट्स, ट्यूबुलर सिक्रीशन वाला पार्ट था. हम देखते हैं कि कई बारी जो ब्लड है उसमें कई पिगमेंट्स होते हैं, कई एंटीबायोटिक्स होते हैं, यूरिया प्रेजेंट होता है. हमने देखा कि लीवर में जो यूरिया फॉर्म्ड हुआ वो भी ब्लड में जो है वो इट वाज पुट ऑफ इनटू द ब्लड. तो ब्लड से अब ये सिक्रीट आउट कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू स्टूडेंट्स जो ब्लड में प्रेजेंट हैं जितने वेस्ट हैं, ठीक है, जो फिल्टर्ड आउट नहीं हो पाए, वो डायरेक्टली जो है अब इस फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट आउट हो जाएंगे. एंड दिस इज नोन एज व्हाट, ट्यूबुलर सिक्रीशन. सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. दूसरा स्टेप हमने पढ़ा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. और तीसरा स्टेप हमने स्टूडेंट स्टडी किया ट्यूबुलर सिक्रीशन. आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो है तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म, कि किस तरीके से हमारी किडनीज जो हैं हमारे शरीर के अंदर सॉल्ट्स के बैलेंस को बनाने में, पानी के बैलेंस को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू.